तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ गायत्री भवन में। यही साहब हमारे विधायक जी का भाषण होने वाला है। आप मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माननीय कुलदीप सिंह रावत जी और हमारे युवा जो उनके साथी हैं उनका पूर्ण प्रयास चल रहा है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल वॉर्म। आज हम गाड़ी के अंदर हैं और अभी हम कहीं जा रहे हैं, एक अननोन एक जगह हम जा रहे हैं। तो अभी हमारा शेड्यूल तो फिक्स नहीं है कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, लेकिन हम अभी जा रहे हैं बस। तो अभी अमन ड्राइविंग कर रहा है और मैं बगल में बैठा हुआ हूँ। अब देखते हैं कि आगे जहाँ हम जाएंगे हमारे कुछ प्लान्स हैं, उनको सक्सेसफुल बनाना है और वहीं मिलेंगे आपसे, ठीक है? ओके। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ। हम आपको दिखाएंगे कि ऊखीमठ बाजार में हमारा प्रवेश हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ। सो हम एंटर कर लिया हमने ऊखीमठ मार्केट के अंदर। तो आप देख सकते हैं तो हमको जाना है एंड तक, क्योंकि हमको है आखिर में काम ऊखीमठ में। माय गॉड। 1 hour later. तो दोस्तों वो नीचे है ओमकारेश्वर मंदिर, ये नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर वहाँ जाना वहाँ तो आपको पक्का दिखाएंगे, बट यहाँ नीचे अभी हम आ रखे हैं खाना खाने। काम निपटा के भूख लगी तो पहले हम खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो दोस्तों खाना भी खा लिया, ऋषि का काम भी निपटा दिया और अब हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोलते बताते प्लान। सो आज यहाँ ऊखीमठ में है एक पब्लिक इंटरेक्शन है हमारे निर्दलीय कैंडिडेट कुलदीप सिंह रावत जी का। सो हमने बोला जब हो रखा है हम भी आ रखे हैं तो चलिए जाके देख के आते हैं, उसे भी आपको भी दिखाते हैं। बीजेपी का तो आपको दिखाई दिया था, आज हम कुलदीप सिंह रावत जी का भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे क्या क्या होगा बताएंगे आपको। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ गायत्री भवन में। यही है साइड से आज कुलदीप रावत जी का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन। सो चलो गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो दोस्तों ये है इसके टॉप में जहाँ आपको चेयर्स दिख रहे होंगे तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं, तो यहाँ है आज प्रोग्राम। सो चलो चलते हैं हम। सो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अब गायत्री भवन, यही है जो प्रोग्राम है। सो चलिए चलते हैं ऊपर है, ऊपर टॉप पे है, तो वहीं चलते हैं और देखते हैं क्या है और सुनते हैं और आपको सुनाते हैं। 2-3 हम भी पूछेंगे आज क्वेश्चन, ठीक है? आज हम भी करेंगे, आज ऋषि पूछेगा मतलब। तो देखते हैं, चलते हैं ऊपर और फिर दिखाते हैं आपको। तो चलिए। विधानसभा पहुंचाने के काबिल नहीं है, ये गलती हमारी है। कुलदीप रावत जी का सिर्फ एक काम है, वो कीमती वोट आहूत करना है, तब जाके विजय श्री हमारे बड़े भाई के नाम। 2022 के भीतर सिर्फ कुलदीप रावत जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 2022 के भीतर हर एक गरीब चुनाव लड़ रहा है, हर एक महिला चुनाव। हमारे बीच रामेश्वरी देवी जी मातृ गर्भों से आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दुखी को देखना है, सबको, जो कोई विकलांग है, हमको सब लोगों को पता है कि कुलदीप रावत ने बेटा ने सबको दिया भी है। उतना पता हमको सब लोगों को है कि किसी का बच्चा कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऐसा है कि विकलांग है, काफी सामान हम लोगों को भी पता है दिया है, सब लोगों को पता है। इसलिए सब लोग अपनी वोट की जीत ऐसा कराए कि उस बेटा को जीत कर तब हम लोग उसको हमेशा, चाहे अपने बेटा समझ के, चाहे अपना विधायक समझ के, हम ऐसे बोलेंगे बेटा देखो, हर अध्यक्ष, हर प्रधान, हर सरपंच, हर कोई भी आदमी ऐसे बोलेंगे कि चलो भाई बेटा देखो इस घर की ऐसी स्थिति है। जब लोग हम बनाएंगे तभी तो बोलेंगे हम लोग। यही बोलूंगी कि अगर आपने हमारा दुख देखना है तब जाके हम आपका समर्थन करेंगे। समर्थन तो किसी ना किसी का करना पड़ता है, चाहे कोई करे ना करे, लेकिन फिर भी हमारी पीड़ा तो इनको सुननी पड़ेगी। अगर जनता की पीड़ा नहीं सुनोगे तो जनता इनका सपोर्ट कैसे करेगी? तो मैं सभी भाई बहनों से यही आशा करती हूँ कि इनका विश्वास बनाए रखना। एक बार इनको भी देखो ये क्या करते हैं, आगे इनका रास्ता खुद खुल जाएगा। बोलो मंगलेश्वर बाबा की, बोलो केदारनाथ बाबा की। धन्यवाद। 10 साल बीजेपी को दिया है, 5 साल कांग्रेस को दिया है, 5 साल फिर अन्य पार्टियों को दिया है। एक मौका श्री कुलदीप सिंह रावत जी को देखकर दीजिए। मैं आपको विश्वास नहीं, पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि कुलदीप रावत जी एक
ऐसे मसीहा हैं जो हर गरीब तबके के लोगों की मदद करते हैं। तमाम लोग जितने हमारे पीछे बैठे हुए हैं, आप लोग सभी लोग आगे आए। इसी के साथ हमारे विधायक जी का भाषण होने वाला है, आप सभी लोग आगे पहुंचे और बड़े भाई जी को मैं आगे का मंच देता हूं। समय का अभाव है, ज़्यादा औपचारिकता मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हर चेहरा मेरे यहाँ पर जाना पहचाना है और काफ़ी समय लगा नाम लेने में। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे आज के जो है अध्यक्ष साहब, हमारे सभी अतिथियों का बहुत सहयोगी है। यहाँ इस पंडाल में उपस्थित हमारे माताओं, बहनों, सामान्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी साथियों का, युवा साथियों का, कि जिन्होंने मेरे कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, क्योंकि मैं निर्दलीय कैंडिडेट हूँ। और मैं ताजुब तो होता कि जब मुझे कहता कोई कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, मैं जवाब देता तो कई बार निर्दलीय मैं कहाँ हूँ भाई, निर्दलीय पार्टी वाला होता है। मेरे तो बहुत दल जुड़े हुए हैं, मेरे साथ तो मेरे जो है परेशान बहनें जुड़ी हुई हैं, मेरे बेरोजगार भाई जुड़े हुए हैं, मेरे सामान्य बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। मेरे तो कहीं दल है। निर्दलीय तुम लोग हो जो दिल्ली से टिकट लेके आते हो, हमारे सर पर बैठ जाते हो, जो हमारे वोट को अपनी विरासत समझते हो, तुम लोग निर्दलीय हो। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूं, जनता कैंडिडेट बनना चाहता हूं, पार्टी का नहीं। और इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं इनको जवाब देता हूं हर बार। मेरी पार्टी, मेरा सिंबल, मेरे सपोर्टर्स और मेरे वोटर्स मेरे अपने लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जिनके लिए मैं आज प्रयास कर रहा हूं, जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, वो मेरे अपने लोग हैं। ना ही मैं निर्दलीय हूं और ना ही जो है मैं पार्टी का नेता हूं। सच है, कई लोग कहते हैं मुझे भाषण देने नहीं आते हैं। अगर झूठ ही कहना है तो ऐसा भाषण मुझे नहीं देना है। अभी हमारी बहन संगीता जी ने जो यहाँ पे कहा है, ये भी सच है कि मैं बहुत गरीब रहा हूं, इतना कि आप यहाँ पे इस पूरे पंडाल में मुझसे ज्यादा गरीब कोई रहा ही नहीं होगा। बहुत अजीब संघर्ष था वो, लेकिन उसने मुझे जीना सिखाया है। बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की और मैंने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। निकला हूं उन रास्तों से बाहर। आज वही रास्ते जो है अपने युवा साथी को दिखाना चाहता हूं। हम इस गरीबी से, बेरोजगारी से बाहर निकल सकते हैं और वही प्रयास मैं कई सालों से करना चाहता हूं, यहाँ पे कर रहा हूं। आज बहुत खुशी है कि हजारों लोग मेरे साथ इस प्रयास में जुड़े हैं और विश्वास भी है कि कामयाब हम लोग होंगे, क्योंकि 20 साल से हम लोगों के साथ लगातार जो है एक ठगी की जा रही है पार्टियों के द्वारा, राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा। हर बार एक प्रलोभन होता है, एक श्वासन होता है, हम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, कब करेंगे। आज भी कहते हैं मौका दो। कितना मौका चाहिए? 20 साल का आपको मौका दे दिया है। 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी को, और कितना मौका उनको चाहिए। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स तो खुद तक सीमित है। दुर्भाग्य हमारे इन क्षेत्रों का यह है, यहाँ पर जो भी पॉलिटिक्स में आता है वो अपना भला करना आता है, अपने रोजगार के लिए आता है। वो झूठ बोलता हम लोग कि हम तुमको रोजगार देंगे। उस पर तो खुद रोजगार नहीं था, बेरोजगार था, वो कहां से रोजगार देगा हमें? उसे अपना बुढ़ापा सुधारना था, इसलिए पॉलिटिक्स में आए थे वो। और वही काम वो करता है। उसकी पॉलिटिक्स सीमित होती है। उसका चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, अपने बच्चे, उनको MBBS करवाना, उनको नौकरी लगवाना, तो वहीं तो उसकी पॉलिटिक्स सीमित है। तो फिर 5 साल बाद हमारे पास आता है, मंच पर होता है, बिगड़ता है। मैं जन सेवा करना चाहता हूं। हम भी तो कर रहे हैं 5 साल से, आप भी करिए ना। जन सेवा की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो है विधायक पद चाहिए। मेरे तो इस पद को लेने कोई मकसद ये नहीं है कि मैं जो है मुझे पावर चाहिए, मुझे गाड़ी घोड़ा जो इनका होता है कि बड़ा पेंशन चाहिए। मेरा पद, इस पद को लेने का उद्देश्य है और यहां तक आने के लिए मुझे मजबूर किया गया है इन पार्टी के द्वारा, इस सरकार की जो है निष्क्रिय कार्य प्रणाली द्वारा मुझे मजबूर किया गया यहाँ आने के लिए। क्योंकि मैं चुपचाप में काम कर रहा था, मैं एक बिजनेसमैन था और वही कर रहा था। क्योंकि इस घाटे ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस घाटे का कर्जा है मुझ पर। एक जब मैं दिया सारा था, जब मुझे जरूरत थी, तब यहाँ के लोगों ने मुझे सहारा दिया है। तो मैं एक सपना लेके यहाँ पर आया था। मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आया था, मैं एक सपना लेके आया था। मैं यहाँ पर उद्योग लगाऊं, मैं यहाँ पर वाटर प्लांट लगाऊं, मैं यहाँ पर सीमेंट प्लांट लगाऊं, मैं हजारों लोगों को रोजगार दूं। उन बहनों को जो मुझसे आज जो है मदद की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भाई आएगा मेरी मदद करेगा। मैं इस विधवा बहन के लिए यहाँ पे जो है रोजगार देना चाहता था। मैं उस काम के लिए यहाँ पे आया था। मैं उस रोजगार भाई के लिए आया था
कि जो आज जो है छोटी सी नौकरी 8,000 की नौकरी पीछे जो है यहाँ से जो है सूरत तक पहुंच रहा है, दिल्ली जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, माला जा रहा है, लुधियाना जा रहा है। मैं तो इस काम के लिए आई थी कि उस रोजगार को क्यों ना मैं इस पहाड़ों में लेके चलूं, कि बहुत कुछ सीख के आया हूं और मैं जो है पूरे इंडिया में बिजनेस करके आया हूं और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो एक सपना, जब भी मैंने कहीं कुछ देखा, एक सपना देखा था क्यों ना ये अपने गढ़वाल में लेके जाऊं। मुझे तो आज सिर्फ नाम चाहिए था और एक उदाहरण चाहिए था कि यहाँ के लोग याद करें कि एक गरीब बच्चा इस घाटी में कभी जो है दिहाड़ी मजदूरी किया करता था, रेत सारा करता, खच्चर चलाया करता था और आज वो ये काम करके चले गया है। मेरी सोच आपकी कोई आज के लिए नहीं थी या 5 साल की नहीं थी, मैं पीढ़ी के लिए सोचा कहीं पीढ़ी तक मैं रोजगार दे पाऊंगा आप लोग को। उसी सोच के साथ मैंने यहाँ था। जब शुरुआत किया, इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि आज मुझे इन मंचों पर खड़ा होना पड़ रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आज आप लोग मुझे समझ सकते हो तो आप मेरा साथ दोगे, क्योंकि चुनाव मेरा नहीं है, मेरी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। मुझ में उन नेताओं फर्क है जो आज तक तुम्हारे साथ में बैठे हुए थे, क्योंकि वो लोग जो है आपका हिस्से का पैसा इकट्ठा करके जो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी जोड़ी है देहरादून में, दिल्ली में, अलग जगह, उनके विपरीत मैंने जो है पूरे देश में व्यापार किया है, पैसा इकट्ठा कर अपने लोगों में खर्च कर रहा हूं। ये फर्क मुझ में और उनमें है, क्योंकि उनकी जैसे मेरी जरूरत नहीं है। मैं आज एक सफल प्रयास कर रहा हूं और शायद उम्मीद है कि इस बार मैं सफल हूंगा इस प्रयास में, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो। मेरा प्रयास, मेरा ये चुनाव उस गरीब बहन के लिए है जिसका आज अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, जो उम्मीद लगाई बैठी है कि कुलदीप भाई मेरी मदद करेगा। मेरा भी सपना है तो मदद करने के बजाय मैं उस बहन से कह सकूं कि पुलिस तो मदद की जरूरत नहीं थी, तू जा मेरी फैक्ट्री लगाई तो काम कर, तो तनख्वाह की जरूरत थी, क्योंकि आज मैं मदद करने का कौन करेगा। मैं प्रयास कर रहा हूं उस वृद्ध माँ बाप के लिए जिस अपने जमा पूंजी लगा के जो अपने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई की है, लेकिन कहीं रोजगार है ही नहीं, वो धक्के खा रहा है, वो अमेसी करने में मजबूर है गाड़ी के स्टैंड में बैठने के लिए। मैं उसकी जगह दिलाना चाहता हूं, मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं उन 70 गरीब बच्चों के लिए जिनकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। आज वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि भैया पढ़ाई तो आपने करवा ली है, अब आगे हम क्या करें। मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं उन बीमार पेशेंट के लिए प्रयास कर रहा हूं कि जो मरणावस्था में पहुंच चुके हैं, जिनको रेफर किया गया लेकिन नीचे इलाज कराने का पैसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल खुले, मैं सक्षम हूं सब कुछ करने में, मैं सक्षम हूं यहाँ पर जो उद्योग लगाने में, मैं सक्षम हूं यहाँ पर डिप्लोमा कॉलेज खुलवाने में, जिसके लिए हमारा बच्चा जो है अपने गढ़वाल छोड़कर देहरादून इसके हरिद्वार जो पढ़ाई के लिए जा रहा है, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। एक बार मौका दीजिए, आप मेरा साथ तो दीजिए एक बार। आप मैं बता सकता हूं पूरी घाटी को। मेरे बेरोजगार भाइयों, मैं आज भी वो रास्ता नहीं भूला हूं जिन रास्ते पर चल के मैं जो यहां तक पहुंचा हूं। मैं भी गरीब था, बहुत गरीब था, बेरोजगार था, मैंने रास्ते खुद तलाशे थे और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ उन रास्तों में चलो। मैं आज इसलिए प्रयास कर रहा हूं क्योंकि हमने हर बार जो अनदेखा किया गया है, ये घाटी तो जो है मोदी की चहेती घाटी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की चहेती घाटी है, तब इस घाटी की दुर्दशा है, क्योंकि उन्होंने बार बार जो है केदारनाथ आए हैं, अपने तपस्थली इस घाटी को बताया है और तब भी हमने इसको अनदेखा किया है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह बदलाव की शुरुआत है। आज आप लोगों की आवाज जो है देहरादून पर नहीं पहुंचती है, लेकिन इस चुनाव के बाद अगर मैं सफल होता हूं तो आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। पूछेंगे अगर राष्ट्रीय पार्टी के नेता कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो हमारे लोग थे, आप हमारी पार्टी हो, हमने आपको बांटा था, किसी को बीजेपी में, किसी कांग्रेस में, आपकी सोच तो उसके ऊपर थी नहीं, लेकिन आप बदले कैसे हैं, पूछेंगे आपसे, उसने जवाब देना। इस चुनाव की आवाज पहुंचेगी दिल्ली तक, नोटिस करेगा पूरे देश के ऐसा कैसा हुआ कि एक जनता ने जो कहीं पीढ़ियों से जो है इन पार्टी विश्वास कर रही थी, आजादी पर इस पार्टी विश्वास कर, इन पार्टी विश्वास कर रही थी, आज क्यों नकार दिया, तब नोटिस करेंगे हमें। ये बदलाव की शुरुआत है। ये एक दहशत हमारे दिल में कि मैं कौन हूं, किसी को पूछो मैं कौन हूं, बीजेपी वाला, मैं कांग्रेस वाला। क्या है बीजेपी कांग्रेस? अरे पार्टी हमारे लिए, हम पार्टी के लिए नहीं है, हम पार्टी बनाते हैं, लेकिन चंद नेता जो है हमें गुमराह करके जो है हमारे सर पे बैठ जाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैं बदलाव के लिए जो है राजनीति कर रहा हूं आज, और मुझे उम्मीद है मेरे सभी युवा साथी इस संघर्ष में
इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे। मैं भी चाहता, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया था, पर्याप्त था मेरे पास, मैं भी ऐसे आराम की जिंदगी जीता। और मैंने कई टाइम तक, शायद 20 का एक टाइम था, बहुत सुखी जीवन जिया है। लेकिन तब ख्याल आया, ऊपर वाला दिया है, शायद किसी किस्मत से दिया होगा, किसी गरीब बहन की किस्मत से दिया होगा, किसी अनाथ बच्चे की किस्मत से दिया, क्यों ना इनको लौटाया जाए। और मैंने वही काम शुरू किया। चुनाव तो बहुत बाद में शुरू हुआ है, और ये जो राजनीति दौर बहुत बाद में शुरू हुआ। राजनीति में कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो समाज सेवक बनना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है पॉलिटिक्स राजनीतिक प्रवाह से बदल चुकी है। राजनीति तो यहाँ पर की थी कुछ लोगों ने, हमारे हेमंत भोमना जी थे जिन्होंने राजनीति की थी, जिन्होंने पॉलिटिक्स की थी। नरेंद्र सिंह भंडारी जी थे जिन्हें आज लोग याद करते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स की थी। लेकिन आज हमारे पॉलिटिशियन हैं कहां? आज तो स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं, हम भी आज भी फिर उनके पीछे भाग रहे हैं। समझो इन लोगों को, नकार दो इस बार, कह दो इनसे मेरे इस बार का वोट जो है मेरे गरीब भाई के नाम पे, बेरोजगार भाई के नाम पे, मैं पार्टी को वोट नहीं दूंगा। मेरे इस बार का वोट जो है मेरी विधवा बहन के लिए है, मेरा इस बार का वोट मेरे घाटी के अनाथ बच्चों के लिए है, मेरे इस बार का वोट उस बीमार के लिए है जो अपने इलाज कराने में सक्षम नहीं है, जिसको तुम 20 साल तक यहां पर मेडिकल फैसिलिटी दे ही नहीं पाए हैं। इनका चुनाव जो शुरू होता है, आप लोग देखते हैं, ये लोग आपके पास आते हैं, इनके पंपलेट छपते हैं, उन पर लिखा होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आप याद कीजिए, आज से 20 साल पहले से ये शुरुआत इन्होंने की थी, कम से कम उत्तराखंड अलग बनने बाद, और तब से एक एक गीत गा रहे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य में इन्होंने जो है यहाँ पे कितना विकास किया है, कितना हॉस्पिटल खोले हैं। आज जो है हमारे सारे हॉस्पिटल जो है रेफर सेंटर बन के रह गए हैं, जो छोटे छोटे, उन पर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण कुछ है ही नहीं, उन पर डॉक्टर व्यवस्था नहीं है, वो इनके स्वास्थ्य के लक्षण है। शिक्षा के नाम पर आप जानते हैं कि 2 डिग्री कॉलेज वाली डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं है। रोजगार तो आप जानते ही हैं, तो फिर हम क्यों इन पर बार-बार विश्वास कर रहे हैं? हम अपनी लड़ाई, अपने रास्ते खुद चुनेंगे, अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष खुद करेंगे। अब एक बार बनाइए ना मुझे अपना नेता, अपना लीडर, अपना प्रतिनिधि मुझे बनाइए, मैं सक्षम हूं बदलाव करने में, मैं बदलूंगा सब कुछ, क्योंकि मैं इनके भरोसे नहीं बैठा हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर से हूं। अब मेरे पास हजारों इन्वेस्टर्स जिनको मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिनसे मैं अपना जो है ये काम करवा सकता, इस क्षेत्र में विकास करवा सकता हूँ, मैं खुद करने में सक्षम हूं। मैं आप लोगों पर राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के लिए उद्योग लगाना आया हूं, आपके बच्चों के लिए, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम करेंगे उसमें, तो मैं उस काम के लिए यहाँ आया हूं। आप दीजिए मेरे साथ इस बार। एक छोटी सी 2 लाइनें थी, किसी ने मुझसे कही थी, मेरे लिए कही थी, मैं दोहराता हूं उनको। सीढ़ियां मुबारक हो उन्हें जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मैंने रास्ता खुद बनाना है। और इस रास्ते मेरे साथ दीजिए, आप लोग युवा साथी मेरे साथ दीजिए, बहनें मेरे साथ दीजिए। यह प्रयास मेरा खुद का नहीं है, क्योंकि आज मेरी जरूरत पूरी हो चुकी है। जिस जरूरत के लिए हमारे नेता चुनाव लड़ते हैं, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, वो जरूरत पूरी करके। मैं आपके लिए आया हूं, मैं खुद के लिए नहीं आया हूं। समझो इस चीज को, एक कर्जा आप लोगों मेरे ऊपर, मैं वो चुकाना आया हूं। एक दिन आपने मुझे सहारा दिया, मैं आज आपके बच्चों को सहारा देना चाहता हूं, तो आप दीजिए मेरे साथ इस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। सो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग अपनी एप्लीकेशन और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं रिटर्न में सबमिट कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे कुलदीप सिंह रावत जी के पास। सो देखते हैं अब, जैसे ही यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, हम उनसे पूछेंगे एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जिससे जो क्वेश्चन जिससे मैंने सोच रखे हैं कि हमने पूछने, हम वो पूछ पाएँ। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए फिर पूछते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो भाई और बहनों, आज हमारे साथ हमारी केदार घाटी के मसीहा, हमारी केदार घाटी के एक बहुत महान उद्योगपति जो देश विदेश में हमारी केदार घाटी और हमारे उत्तराखंड का डंका बजा रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। 2022 में 2017 में चुनाव वो जीते थे, पर कुछ जैसे होता है ना कि क्षण भर दूर रह जाती है वो मंजिल, उस मंजिल को पारने के लिए 2022 में पूर्ण प्रयास चल रहा है माननीय कुलदीप सिंह रावत जी और हमारे युवा जो उनके साथी हैं उनका पूर्ण प्रयास चल रहा है। तो कुलदीप सिंह रावत जी को इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, आप सब जानते हैं उनको, पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा देश उनको जानता है कि किस तरह से वो अपने सामाजिक कार्य से
पूरे केदार घाटी और पूरे उत्तराखंड की मदद कर रहे हैं। सिर्फ केदार घाटी में नहीं, उन्होंने उत्तरकाशी में जाकर काम किया है, उन्होंने देहरादून में जाकर काम किया है, उन्होंने यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको अपने उद्योगों में लगाया है, जहाँ माताएं, बहनें, गरीब, विधवा, उन सब की मदद के मसीहा हमारे कुलदीप सिंह रावत जी। तो मैं रावत जी से सवाल पूछना चाहूँगा कि सर, कि 2022 का जो चुनाव है उसमें आप केदार घाटी को ही क्यों चुना आपने? क्या विजन था आपका केदार घाटी को लेकर कि आप इस क्षेत्र का कैसे विकास करना चाहेंगे? चुनाव के लिए घाटी इसलिए चुने कि मेरा शुरुआती संघर्ष का जो है ये एक प्लेटफॉर्म ये रहा है जहाँ से मैंने जीवन की शुरुआत की है। काफ़ी मदद यहाँ के लोगों ने उस टाइम मेरी की थी। मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत गरीबी से यहाँ से मैंने शुरुआत की थी जीवन की, और जो कुछ आज मैं यहाँ के लोगों की वजह से हूँ तो वही मैं आज इनको लौटाना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारा इस क्षेत्र का काम करने का विजन है तो मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं कुछ बड़ा काम करूँ, मैं वही करूँगा जो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं सक्षम हूँ यहाँ पे उद्योग लगाने में, क्षेत्र को जो है इंडस्ट्री से जोड़ने में, तो वो प्रयास ही मैं कर रहा हूँ। उसी प्रयास में जो है इस बार मुझे फिर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और मेरा यहाँ पे जो है एक मकसद है, जो एक सपना है कि मैं यहाँ पे हर बेरोजगार भाई को रोज़गार दे सकूँ, हर परेशान और उसकी जो है मदद कर सकूँ। उसी मकसद में ये चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल सर। 2022 में क्षेत्रीय पार्टियां तो बिल्कुल नहीं कह सकते, पर आप ही का एक विजन है, पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हमको वादा कर रही हैं कि हम, जैसे तो 20 साल में तो कार्य तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो वादा कर रही हैं हमको कि हम यहाँ रोज़गार लाएंगे, इंडस्ट्रियाँ बिछाएंगे, सड़कें बनाएंगे, नौकरियाँ लाएंगे, तो लोग क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर आपको वोट देने में, आपको वोट क्यों दे सर? इसका क्या कारण हो सकता है सर? जो मेरे काम को समझेंगे, मुझसे जुड़े हैं, वो यूथ समझता है, मातृशक्ति समझती है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ उन पॉलिटिकल लोगों पे जो खुद को बोलते कि मैं जो है राष्ट्रीय स्तर का हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन उन पर विश्वास करता जो मेरे काम को समझते हैं, जिनके बीच में रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से आज जो है मेरे लिए कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, समर्थन कार्यक्रम, तो लोग मुझसे जुड़ेंगे, लोग हमारे लिए जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं है, संघर्ष उनका भी है। और मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ, हम सब जो है मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसे मैं यकीन है कि इस बार जो है हम कामयाब जरूर होंगे। बिल्कुल सर। तो सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फर्श से अर्श तक की जो आपकी जो आपने छलांग मारी है सर, हमने सुना है, हमने अपने घर वालों से सुना है कि आप केदार घाटी में ऐसे ही उभरे हैं। आप केदार घाटी सिल्ली के एक छोटे से स्थान पर आप वहाँ भी रहे हैं, मैं भी सिल्ली से हूँ। तो सर, कि सिल्ली से भारत के एक बहुत महान उद्योगपति होने का सफ़र आप सूक्ष्म शब्दों में बताइए सर, कि हमारे जो यहाँ केदार घाटी का युवा है, जो हमारे उत्तराखंड का युवा है, वो आगे किस तरह से बढ़ सकता है? ये तो आपका बड़ापन है कि फर्श से अर्श आपने बोल दिया। मैं तो आज भी फर्श पे, तभी फर्श पे था क्योंकि तब मेरी जो है अपनी मजबूरी थी कि मैं रोड पे था, मैं संघर्ष कर रहा था, और आज मेरी जो है फिर मजबूरी है कि मेरे लोग जो है आज परेशान हैं, तो मैं उनके लिए सड़क पे हूँ, रोडी पे हूँ। मैं तो जहाँ हूँ वहीं, ठीक है। इस बीच मैंने जो है पूरे इंडिया में हर स्टेट में बिजनेस किया है, पैसा जो मेरे को मिला है वहाँ पे उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, एक सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं कोई अलग काम नहीं कर रहा हूँ। हर नेता को, हर प्रतिनिधि, जिम्मेदार आदमी को ये काम करना चाहिए था, लेकिन वो अपना जो है जिम्मेदारी से मुँह फेर चुके हैं। तो मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ, मैं कोई अलग नहीं कर रहा हूँ। ऊपर वाले अगर मुझे थोड़ा दिया तो किसी किस्म वही मैं आज जो है उनको लौटा रहा हूँ, और जो यहाँ की जनता ने मुझे दिया था मैं आज वो लौटा रहा हूँ उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं माननीय कुलदीप सिंह रावत जी के एक महान कार्यकर्ता और 2012 में ये छात्र संघ अध्यक्ष अंशुया प्रसाद बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि से विक्की आनंद सजवार जी। तो सर, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि उनमें से पहला सवाल ये है कि आप भी 2012 में अध्यक्ष रहे, आपने अध्यक्ष पद संभाला अंशुया प्रसाद बहुगुणा अगस्त्यमुनि विद्यालय का, महाविद्यालय का। तो सर, आप एक किसी पार्टी को चुन सकते थे, किसी राष्ट्रीय पार्टी को चुन सकते थे, बिल्कुल आपके पास मौका था, तो आपने ऐसा क्या देखा सर कुलदीप सिंह रावत जी में? पहले तो मैं स्वागत करता हूँ अपने छोटे भाई ऋषि का, और जो कैमरे में है उनका भी स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, मैं 2012 में छात्र संघ अध्यक्ष निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 395 वोट से जीता था। और मैंने विपक्षी पार्टी भारतीय जनता का सूक्ष्म सा होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और कांग्रेस का सूक्ष्म पार्टी होती है NSCI। तो आपका कहना ये है कि मैं और मेरा उद्देश्य कुलदीप सिंह रावत जी के साथ आने का इसलिए है कि 2012 से और 2021 अंत पे है। मैं जब भी कुलदीप रावत जी के पास किसी गरीब विद्यार्थी हो, जब छात्र संघ में था, तो गरीब विद्यार्थी की मदद के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके लालन पालन के लिए, उनका कमरे का खर्चा करने के लिए कुलदीप सिंह रावत जी के पास जाता था। वो अवश्य उनकी मदद करते थे। और आपको, जैसे आपने अभी
कुछ क्षण पहले बताया कि वो फर्श से अर्श तक चले गए, वो उनकी बुलंदी थी और उनके मार्गदर्शन पे मैं चलना चाहता हूँ। मैं भी गरीब परिवार से हूँ और मैं चाहता हूँ कि केदार घाटी में जितने भी गरीब परिवार हैं उनकी मदद हो और हमारी केदार घाटी उनके विधानसभा पहुँचने से चमक जाए, इसलिए मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। जी सर, तो सर युवा बेरोजगार है आज के समय पर। सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% से ऊपर जा चुकी है। तो क्या आपको विश्वास है कि कुलदीप सिंह रावत जी जो केदार घाटी का बेरोजगार युवा है, जो उत्तराखंड का बेरोजगार युवा है, उसको किस तरह से रोजगार देने में सक्षम रहेंगे? जैसे कि आपको पता है, सिडकुल जो हमारा इंडस्ट्रियल का मुख्य उद्योग का जो मुख्य बिंदु है सिडकुल, वो कुलदीप सिंह रावत जी उसके मेंबर हैं और वो सक्षम हैं कि जिस प्रकार से हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निकल हो, बीटेक हो, वो देहरादून जाना चाहता है या जाता है, वही कार्यक्रम वो अपने प्राइवेट सेक्टर को इस केदार घाटी में लाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर बांज बुरांस के पेड़ हैं, उनसे जो निकलने वाला पानी है वो कभी ख़राब नहीं होता है। आपको कई सालों साल तक उसको आप पानी की बोतल में भरिए, वो ख़राब, उसका सैंपलिंग भी चेक कर दिया गया है कुलदीप सिंह रावत जी द्वारा और वो फाइलें अटकी हुई हैं। सरकार ने इनके काम को देखते हुए वो फाइलों को दबा दिया है। कुलदीप सिंह रावत जी का चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो उन फाइलों को पास कराइए और केदार घाटी में पानी के प्लांट लगे, जिससे कि कई युवा बेरोजगारों को रोज़गार मिल सकता है। हमारे यहाँ पहाड़ों में आपको पता ही होगा कि खड़िया एक ऐसी पत्थर जैसा मिट्टी होती है, उससे सीमेंट का निर्माण होता है और हम उस उद्योग को, सीमेंट के उद्योग को हम केदार घाटी में स्थापित करके कई युवा बेरोजगारों को रोज़गार दे सकते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलना चाहते हैं कि हर युवा को, बेरोजगार को रोज़गार मिले और कुलदीप रावत जी को अपना समर्थन ले। जी, तो सर आखिरी सवाल ये है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है केदार घाटी का। आप भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, आपने भी बहुत प्रयास किए कि जो अगस्त्यमुनि हमारा जो कॉलेज है, विशेष कॉलेज है पूरी केदार घाटी का, उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सके, पर फिर भी अभी भी जो छात्र हैं उनका पलायन देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार की तरफ होता जा रहा है। सर इसके लिए, जो इस पलायन के लिए, जो शिक्षा का पलायन है, उसके लिए श्री कुलदीप सिंह रावत जी की क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसा कि आपने सही बताया, कुलदीप सिंह रावत जी की और रणनीति है कि प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट हॉस्पिटल, जिस प्रकार से केदार घाटी में हमारे पास बहुत सारी भूमि ऐसी है जो बंजर पड़ी हुई है जी, और वो सरकार में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो बंजर भूमि को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर हॉस्पिटल खुलाएं या तुम्हारे पॉलिटेक्निकल खुलाएं, बीटेक कॉलेज खुलाएं और हमारे रोज़गार की स्थिति वहाँ से भी ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर हॉस्पिटल खुलता है हमारी केदार घाटी में तो कई जैसे नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, और वहाँ पर रोज़गार पैदा हो सकता है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, कुलदीप सिंह रावत जी की जो रणनीति है वो बहुत बड़ी है। उनकी रणनीति सफल होने का हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इसलिए चलना चाहते हैं कि उनकी रणनीति सफल हो और यहाँ पर कई प्राइवेट कॉलेज खुलें जो कि पलायन को रोकने में हम सक्षम हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, हमारी जनता से रूबरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, मेरे फ़ोन की बैटरी इसके बाद पूरी तरीके से डेड हो गई, तो अब आपको डायरेक्ट हम मिलते हैं ऋषि की शॉप में। तो दोस्तों, आ गए हम वापस दुकान में। भाई तब बहुत थक गया दुकान में आते ही, घर पहुंचते ही क्या यहाँ बिजी ऋषि हो गया है, वापस बिजी। देखिए आते ही मतलब कस्टमर ही कस्टमर, इतने सारे। बाहर हो चुका है अंधेरा, यहाँ हो गया था रश, क्योंकि शाम को बहुत, आपको बताए रखा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इंटरव्यू तो नहीं ले पाए, बट कोई बात नहीं, तो अभी काम निपटाते हैं। चलो, ऊपर भी मज़ा आया, काफ़ी सही रहा। हमको जो उनकी बातें थी, मतलब एक हिसाब से मैं बोलूँ, जो उन्होंने बोला मेरे को तो काफ़ी सही लगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें थी, ऐसे ही नहीं हवा में बोलने वाली है, कोई पुरानी सुनी हुई बातें नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें थी। तो उस हिसाब से तो मेरे को काफ़ी सही लगी उनकी बोली हुई बातें, और जो उनके प्लान्स हैं, क्योंकि सब तो रिकॉर्ड किया नहीं, बट उन्होंने काफ़ी बड़ी स्पीच भी काफ़ी बड़ी दी, और साथ ही में जो उन्होंने प्लान्स, अलग में हमारी उनसे बात भी हुई थी, तो उनने और प्लान्स बताए अपने, तो काफ़ी इनोवेटिव भी बोल सकते हैं यार, काफ़ी अच्छे प्लान्स भी थे वो। तो मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में, अभी हम निपटाते हैं पूरा काम, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों, हो चुका है हमारा दिन ख़त्म। इसी के साथ मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मैं थक गया। ये तो थक ही गया, मैं भी थक गया। इसका क्या है, ये तो अभी दुकान बढ़ा देगा, घर जाएगा, लेट जाएगा, खाएगा, सो जाएगा। मेरे को अभी जाना है, मेरे को तो डिनर बनाना पड़ता है, फिर बर्तन दो, फिर वीडियो एडिट करो,
और फिर उसके बाद सोना पड़ता है और सुबह अपलोड करनी पड़ती है। तो आप देख ही रहे होंगे कितनी मेहनत से होती है हमारी वीडियो बनाओ, दिन भर काम करो, उसका एडिट करो और सुबह अपलोड करो। और आप लोग एक सिंपल सा लाइक और एक हल्का सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही नहीं। आज की वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। आप चाहते हैं कि हम आगे ऐसी वीडियो बनाएं, हम अपने उत्तराखंड के इलेक्शन को कैसे वो कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो बनाते रहें, अलग अलग नेताओं के इंटरव्यू लेते रहें, तो हम जरूर हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जरूर बताइएगा। और साथ में ही करते हैं, इसी के साथ करते हैं अपना आज का वीडियो भी एंड। होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। आज की वीडियो में हमारा भी प्लान सडन बना हुआ ऊपर, और कोई नहीं, जो होता है अच्छा होता है। तो अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे कल ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।